क्लास 10th साइंस। ओम का नियम। देखिए ओम का नियम क्या है। एक वैज्ञानिक थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे। 1827 ईस्वी में उन्होंने, ठीक है, ये नियम दिया था, ओम का नियम। जॉर्ज साइमन ओम उनका नाम था। जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में जब ये नियम दिया था, उन्होंने ये कहा था कि यदि किसी चालक में, ये हमारे पास एक चालक है ए बी, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, भौतिक अवस्थाएं होती हैं आपकी ताप, दाब, परिच्छेद का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इनके सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है उसमें बहने वाली विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। बहने वाली विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि जब किसी भी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों में विभवांतर उत्पन्न होता है। तो वो जो विभवांतर होता है V, वो अनुक्रमानुपाती होता है बहने वाली धारा I के। ये वैज्ञानिक ओम ने नियम दिया था। जॉर्ज साइमन ओम अपने नाम पर नियम दिया था, तो इसे ओम के नियम से ही जानते हैं। तो परिभाषा क्या बनती है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं अब भौतिक अवस्थाएं मैंने आपको बताई हैं, ताप, दाब, परिच्छेद का क्षेत्रफल, आदि, और भी आगे हो सकती हैं बहुत सारी चीज़ें। यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए, यानी अपरिवर्तित रहें, परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात विभवांतर V अनुक्रमानुपाती होता है चालक में बहने वाली धारा I के। बहुत इम्पोर्टेंट है ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में, भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, क्षेत्रफल और भी चीज़ होती हैं, में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात विभवांतर V होता है, धारा आपकी I होती है, V अनुक्रमानुपाती I। जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो बराबर लगाते हैं और एक नियतांक आता है यहाँ पे R, यानी V बराबर IR। ये ओम का नियम होता है। अगर आपसे कोई शॉर्ट में पूछता भाई ओम का नियम जानते हो, तो आप फटाफट बता दो V बराबर IR। ओम के नियम की परिभाषा ये होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा V बराबर IR, जहाँ
अभी हमने देखिए आर लगाया है, जहां आर एक नियतांक है, जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आर को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। और देखिए ये जो प्रतिरोध है ना, जब हम चित्र बनाएंगे तो उन चित्र में इस प्रतिरोध को है ना, प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है यानी संकेत, वो देखिए ऐसा होता है इस तरीके से। जहां भी आपको चित्र में ऐसा दिखाई जाएगा समझ लो ये प्रतिरोध है, यानी कि आर है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब मान लो मुझे प्रतिरोध का मात्रक निकालना है। प्रतिरोध का मात्रक, तो देखिए प्रतिरोध है क्या, इसमें आर है, फॉर्मूला है V बराबर आई आर। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं R निकालूं, चूंकि अभी पढ़ाया हमने V बराबर आई आर, और R यहाँ से निकालेंगे तो I बटे में आ जाएगा, R बराबर V बटे आई। और प्रतिरोध का मुझे निकालना मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक यानी R का मात्रक। ये विभवांतर, विभवांतर का मात्रक अभी बताया था वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इस वोल्ट बटे एम्पियर को हम लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही वैज्ञानिक ओम ने अपना नाम दे दिया कि इस वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं। अब जैसे कहा जाएगा सवाल में कि किसी चालक का प्रतिरोध 3 ओम है, या तो ए ओम लिखा होगा, या देखिए इसका एक चिन्ह होता है इस टाइप का, ऐसे करके ये चिन्ह भी आएगा, इसे भी ओम बोलते हैं। और इंग्लिश में इसे हम लिखते हैं OHM। तो प्रतिरोध का मात्रक देखिए वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है, और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम बोलते हैं ओम। यानी कभी भी आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो आपको बताना ओम। और प्रतिरोध का प्रतीक यानी संकेत क्या होता है, ये आपको किसी भी परिपथ में जब ऐसा चिन्ह दिखाई दे जाता तो समझ लो कि ये हमारा प्रतिरोध है। तो ये होता है आपका ओम का नियम। नोट कर लीजिए इसे अच्छे तरीके से। देखिए ये आर है हमारा प्रतिरोध, यानी कि विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध देखिए आपने बहुत प्रकार के वायर देखे। ठीक है। बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो एक तंतु होता है, फिलामेंट जिसे बोलते हैं, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो वो ताप बढ़ जाता है उसका, और उसमें प्रकाश उत्पन्न होने लग जाता है। ठीक है। और प्रेस होती है, हीटर होते हैं, हीटर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हीटर का जो तार होता है, जो स्प्रिंग होती है, वो एकदम रेड हॉट हो जाती है। कुछ तार तो ऐसे होते हैं, हमने विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित की और बड़े आराम से इसमें से निकल करके चली जाती है, और उनका कोई रंग नहीं बदलता है, उनका ताप भी नहीं बढ़ता है। बढ़ता तो है लेकिन हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि इसका ताप बढ़ रहा है। लेकिन कुछ तार ऐसे होते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा जाते के साथ ही वो एकदम लाल हो जाते हैं। प्रेस के अंदर जो एलिमेंट होता है, प्रेस गर्म कब होती है, उसके अंदर एलिमेंट जो होता है वो भी एकदम गर्म हो जाता है, लाल पड़ जाता है, तो प्रेस हमारी गर्म होने लग जाती है। ठीक है। यानी कि आपको पता है सभी तत्व, सभी पदार्थ अणु और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु के भी मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते ना होते, सब में मौलिक कण होते हैं, सब में अणु परमाणु होते हैं, इसमें भी होंगे, दूसरा पदार्थ होगा उसमें भी होंगे। तो क्या होता है कि जब हम तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो तार के खुद के जो वो होते हैं ना कण, वो इन इलेक्ट्रॉनों को बहने से रोकने की कोशिश करते हैं। अब जिस पदार्थ के जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बेचारे कमज़ोर होते हैं, तो वो तो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को बहने देते हैं। जैसे कि चांदी हो गया,
कॉपर हो गया, ठीक है, उनमें से विद्युत धारा आसानी से निकल जाती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आसानी से नहीं निकलती है, जैसे कि टंगस्टन हो गया, नाइक्रोम हो गया। अब जो वो होता है हमारा हीटर का जो स्प्रिंग होती है ना, वो नाइक्रोम धातु की होती है। तो उसके जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो विद्युत धारा वाले इलेक्ट्रॉनों को बहने नहीं देते हैं, लेकिन वो बहना चाहते हैं तो उनके बीच में आपस में रस्साकसी होती है, झगड़ा भी होता है, जिसकी वजह से ताप बढ़ जाता है और वो लाल हो जाती है। तो जो लाल हो जाते हैं, जिनमें ताप बढ़ जाता है, उनका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होता है। तो प्रतिरोध जो होता है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, यानी किसी भी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के बहने में रुकावट डालता है, वो विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण जो चालक में या पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। और ये सभी पदार्थों का अलग अलग होता है। लोहे का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा। सभी पदार्थों का प्रतिरोध जो होता है वो अलग अलग होता है। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जरा, अभी हमने आर यहाँ से देखिए, ओम के नियम से आर जो हमने निकाला, आर बराबर V/I, और प्रतिरोध का मात्रक भी आपको हमने बताया, ये रहा ओम। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि 1 ओम प्रतिरोध से आप क्या समझते हो, तो 1 ओम प्रतिरोध बनाने के लिए मैंने आपको बता रखी है परिभाषा कैसे बनती है। यदि विद्युत धारा I बराबर 1 एम्पियर और विभवांतर V बराबर 1 वोल्ट है, तब R बराबर हो जाएगा V का मान 1 और I का मान भी 1। R में 1 में 1 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, और प्रतिरोध का मात्रक होता है हमारा ओम। 1 ओम आ गया हमारा प्रतिरोध। कब? जब विद्युत धारा भी 1 एम्पियर हो और विभवांतर भी 1 वोल्ट हो। तो यहाँ से परिभाषा क्या बनी 1 ओम की, कि अर्थात किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ये हो गई 1 ओम की परिभाषा। फिर समझ लो, किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध है R, वो 1 ओम कहलाता है। ये 1 ओम की परिभाषा है। ठीक है, तो नोट करो इसे, और परिभाषा में आपको देखिए जरा, ये विद्युत प्रतिरोध के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी चालक का प्रतिरोध, ध्यान से देखिए जरा, किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर होता है या निर्भर करता है।
क्या क्या? नंबर 1 जो प्रतिरोध है यानी कि आर, यहाँ लिख देता हूँ, इस आर के ऊपर बात होगी कि किसी भी चालक का प्रतिरोध आर निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 चालक की लंबाई, जो प्रतिरोध आर है ना वो चालक की लंबाई एल, कैपिटल बना दो स्मॉल बना दो, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात देखिए ध्यान से, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसकी बात चल रही है? प्रतिरोध आर की, यानी आर जो है अनुक्रमानुपाती होता है एल के। इसका मतलब ये है कि तार जितना ज़्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, तार जितना छोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। दूसरी बात, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात जो प्रतिरोध R है व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, यानी 1/a लिखोगे यहाँ पर, a क्षेत्रफल होता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी कि देखिए तार जो है समान मोटाई का होना चाहिए, कितना भी लंबा हो समान मोटाई का होना चाहिए। क्षेत्रफल से संबंध है ये, इसकी त्रिज्या कम होगी तो क्षेत्रफल भी कम आएगा, त्रिज्या बढ़ जाएगी तो क्षेत्रफल भी ज़्यादा हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है ए का मान बड़ा होगा तो आर का मान कम होगा। व्युत्क्रम है ना ये, देखिए ये था हमारा अनुक्रमानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती, ये जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही ये ज़्यादा होगा, जितना ये लंबाई कम होगी उतना ही प्रतिरोध भी कम होगा। लेकिन यहाँ उल्टा है, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा प्रतिरोध कम। अब क्षेत्रफल ज़्यादा कब होगा? जब तार ज़्यादा मोटा होगा। तार जितना ज़्यादा मोटा होता है उसका प्रतिरोध कम होता है, और तार जितना पतला होता है उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है। तीसरी बात क्या होती है? पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति पर अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तांबे का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, लोहे का अलग होगा, सब का प्रतिरोध अलग अलग होगा। ठीक है। चालक पदार्थ के ताप पर, अगर ताप बढ़ रहा है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है, ताप घट रहा है तो प्रतिरोध का मान भी घट जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने दो इम्पोर्टेंट बात ये लिखी, आर अनुक्रमानुपाती एल और आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। तो देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से, एक पहला पॉइंट, एक व दो को सम्मिलित करने पर इनको मैंने मिला दिया। ध्यान से देखो, यहाँ भी आर है, यहाँ पर भी आर है। ये है आर समानुपाती एल, ये है आर समानुपाती 1/a। तो इसे हम लिख सकते हैं आर समानुपाती, चिन्ह तो यही रहेगा दोनों में, लेकिन ये हो जाएगा एल और इंटू में 1/a। ऐसे लिख दिया मैंने इसे, दोनों को एक साथ मिला दिया। इधर आ रहा है इधर आ रहा है, ये आर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एल और यहाँ पर 1/a। समानुपात का निशान हटाते हैं, बराबर लगाएंगे। एक नियतांक आता है यहाँ पर, देखिए जो p होता है ना, उस p को थोड़ा सा इस टाइप से बना देते हैं, इसको बोलते हैं रो, और l की 1 में गुणा करेंगे, ये l और अपॉन में a, यानी r बराबर रो l अपॉन a। ये विद्युत प्रतिरोध का एक फार्मूला होता है, जहाँ
ये जो मैंने चिन्ह बनाया जिसे रो बोलते हैं, इस टाइप से ये रहा रो, एक नियतांक है। रो एक नियतांक है जिसे चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। वो क्या था? विद्युत प्रतिरोध। ये है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और जब ये विशिष्ट प्रतिरोध हो गया है तो इसका मात्रक भी निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रतिरोध का मात्रक हम निकाल चुके हैं, आया था ओम, जिसे हम लिखते हैं OHM। तो हम इसका रो का भी मात्रक निकालने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, फॉर्मूला आया R बराबर रो L अपॉन A, यानी कि चूंकि R बराबर आया है आपका रो, देखिए रो की ऊपर गुणा होगी L में, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं रो L अपॉन में A, और इसका बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा रो L बराबर RA, और रो मुझे यहाँ से निकालना तो रो बराबर हो जाएगा RA अपॉन L। अब मुझे रो का यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालना है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बराबर, देखिए R का मात्रक ओम बताया अभी आपको, प्रतिरोध का मात्रक ओम ये रहा, गुणा क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है। सबके मात्रक रख दिए तो 1 मीटर से 1 मीटर तो कट जाएगा, बचेगा हमारे पास ओम मीटर, ओम इंटू मीटर, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, जिसे नाम दिया गया था महो, और इंग्लिश में इसे अगर बोलें तो MHO, इसका उल्टा। प्रतिरोध का मात्रक था ओम OHM, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया MHO महो। एग्जाम में विकल्पों में भी आ सकता है ये, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन के विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, या तो ये विकल्प होगा ओम मीटर, या आपका लिख रहा होगा महो, ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध की जब भी बात आएगी, विशिष्ट प्रतिरोध आपको निकालने के लिए आएगा, आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चंस आते हैं कि किसी पदार्थ की लंबाई इतनी है और उसके तार की त्रिज्या दे रखी होगी। जब तार की त्रिज्या की बात आ जाए, क्योंकि जो हमारा तार होता है वो इस टाइप का होता है बेलनाकार, ये इसकी लंबाई हो गई, ये यहाँ पर इसका केंद्र होगा, तो इसकी त्रिज्या दी गई होगी। अगर इसे ध्यान से देखें तो ये एक वृत्त बन रहा है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल A, क्षेत्रफल जब निकालने की बात आएगी तो क्षेत्रफल A, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा πr²। इस फार्मूले से आप क्षेत्रफल भी निकालोगे, जहाँ पर पाई का मान आप जानते ही हो 22/7 या 3.14, ये हम पाई का मान रखेंगे, और जो त्रिज्या है R आपको क्वेश्चन में दी होगी, और हमसे पूछा जाएगा कि उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो हमें R बराबर रो L अपॉन A इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। नोट कर लीजिए इसे आप। विभवांतर V व धारा I के बीच ग्राफ खींचना है भाई हमें, यानी कि ओम के नियम का सत्यापन जो होता है। ये देखिए एक डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, ये एक बैटरी है, एक प्रतिरोध R है, इस प्रतिरोध R का संबंध 20 वोल्ट की एक बैटरी से किया गया, जिसका विभवांतर जो है वो हमारा 20 वोल्ट है। ये कुंजी है जो ऑन ऑफ जिससे हम करते हैं, ये एमीटर जो विद्युत धारा को नापता है, और ये वोल्ट मीटर जो विभवांतर को नापता है। यहाँ पर एक धारा नियंत्रक है जो धारा को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो जैसे ही हम इस कुंजी को ऑन करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है,
इसके द्वारा हम विद्युत धारा ज्ञात करते हैं और कितने वोल्ट की विद्युत धारा यानी विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो हमारा ये बताता है वोल्टमीटर। इस परिपथ को देखने से एक बात तो पता लगती है कि जब भी किसी भी परिपथ के अंदर सर्किट में हम जो एमीटर जोड़ते हैं, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि एमीटर को जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, किस तरीके से कहाँ जोड़ा जाता है। तो परिपथ में हमेशा एमीटर को तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो विद्युत धारा ज्ञात करता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और जो आपका वोल्ट मीटर है विभवांतर ज्ञात करता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होते हैं ये भी अभी बताएंगे आपको। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है किसी भी परिपथ के अंदर कहीं पर भी। अब देखिए ओम के नियम में क्या था, V बराबर आई आर, और हमने आपको लिखवाया था कि R एक नियतांक है जिससे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो हम I को इधर ले आए, V/I बराबर R। ये ओम का नियम ये कहता है कि यदि किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विभवांतर उत्पन्न होता है। कितनी भी विद्युत धारा बढ़ाते जाओ विभवांतर बढ़ता जाएगा, लेकिन R का मान सदैव नियत ही रहेगा। मान लो आपने क्या है 1 एम्पियर की विद्युत धारा जा रही थी, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो गया। यहाँ पर V बराबर भी 1 है और I बराबर भी 1 है। 1 में 1 से भाग दोगे आंसर आएगा 1। मान लो आपने विद्युत धारा बढ़ा दी, 2 एम्पियर कर दी, विभवांतर भी मान लो 2 ही वोल्ट उत्पन्न हो गया। अब V में I से भाग देना, V का मान भी हमारा 2, I का मान 2, 2 में 2 से भाग देंगे आंसर फिर भी 1 ही आया। देखो R का मान यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया। मान लो मैंने विद्युत धारा बढ़ा दी, विद्युत धारा कर दी मैंने 3.5 एम्पियर की, और हो सकता है विभवांतर भी 3.5 एम्पियर का उत्पन्न हो गया हो। क्यों? क्योंकि ओम ने बताया था V समानुपाती I। अगर I का मान बढ़ेगा तो V का मान भी बढ़ेगा, I का मान घटेगा तो V का मान भी घटेगा। 3.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की तो विभवांतर भी इतने वोल्ट का उत्पन्न हो गया, और V/I में अगर मैं भाग दूं तो 3.5/3.5 बराबर R, और पूरा पूरा कट जाएगा 1, यानी R का मान सदैव स्थिर रहेगा। देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो जब इस कुंजी को हम ऑन करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है इस धारा नियंत्रक द्वारा। ये होता है धारा नियंत्रक, रिहोस्टैट बोलते हैं इसे। इसके द्वारा जब विद्युत धारा हम कंट्रोल करते हैं, एमीटर का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। एमीटर में क्या बताएगा हमारा I, और जैसे जिस टाइम पर हम एमीटर का पाठ्यांक इसकी सुई से पता लग जाएगा ना कितने एम्पियर की विद्युत धारा आ रही है, ऐसे ही वोल्ट मीटर से पता लग जाएगा कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। और इस V में I से भाग दिया तो आ जाएगा हमारा R। उसके बाद में मैंने इस धारा नियंत्रक के द्वारा विद्युत धारा को और बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाने के बाद में इसका मैंने पाठ्यांक नोट कर लिया, I फिर से नोट करा, और V का भी पाठ्यांक नोट करा। V का जो भी आएगा कुछ ना कुछ जैसे मैंने यहाँ बताया, फिर से मैं V में I का भाग दूंगा तो मुझे R मिलेगा। तो ये R और ये R दोनों हमेशा समान ही आएंगे, R का मान नहीं बदलता है। तो ओम के नियम में क्या है कि जब हम विद्युत धारा को तो y अक्ष पर लें और विभवांतर को x अक्ष पर लें, x अक्ष y अक्ष निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े ना, इस x अक्ष पर हम विद्युत विभवांतर को लें वोल्ट में और y अक्ष पर लें हम विद्युत धारा को एम्पियर में। तो इन दोनों के बीच में जब हम एक ग्राफ खींचते हैं R के लिए तो सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होती है इस तरीके से, और इस पर हमेशा R के मान, I का मान बढ़ा, V का मान बढ़ा, मान लो R का मान यहाँ पहुँच जाएगा। फिर मैंने I का मान बढ़ाया, यहाँ था I का मान, तो V का मान यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को हम मिलाएंगे इस तरीके से तो इस पे आके मिलेंगे ये इस तरीके से। अब मैंने I का मान और बढ़ा दिया, यहाँ पहुँच गया, तो V का मान भी अपने आप ही यहाँ से बढ़ के यहाँ पहुँच जाएगा और R हमारा यहाँ पर आएगा इस तरीके से। यानी जैसे जैसे I का मान बढ़ेंगे V का मान भी बढ़ता चला जाएगा और R का मान हमेशा इस सरल रेखा पर स्थित होगा। यानी कि ओम के नियम में
विभवांतर V और विद्युत धारा के बीच एक ग्राफ खींचते हैं तो सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होती है। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है कि ओम के नियम में विभवांतर और विद्युत धारा के बीच प्राप्त होती है एक, और 4 विकल्प लिख रहे होंगे, वृत्त, सरल रेखा, है ना, अर्धवृत्त। क्योंकि जरूरी थोड़ी है हम जब ग्राफ खींचते तो हमेशा ऐसी रेखा प्राप्त हो, हमें ऐसी भी रेखा प्राप्त हो सकती है। हमने ग्राफ खींचा, ये वाई एक्स ले लिया, ये एक्स एक्स ले लिया, ऐसा हो सकता है हमारी विद्युत धारा इस तरीके से जा रही हो, तो ये तो सरल रेखा नहीं है। हो सकता है विद्युत धारा देखिए इस तरीके से जा रही हो सकता है विद्युत धारा ऐसे जाए, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे, ठीक है, ये वक्र कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ओम के नियम में V और I के बीच में ग्राफ खींचते तो सदैव एक सरल रेखा जा होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, विकल्प में भी आ सकता है 1 नंबर में, कि ओम के नियम में विद्युत धारा और I और विभवांतर V के बीच एक ग्राफ खींचने पर प्राप्त होता है सरल रेखा, वृत्त, अर्धवृत्त या परवलय। तो आपको याद रखना कि हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, ये नोट कर लो।